नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीपीएससी पेपर लीक कांड में आयोग की बड़ी चूक सामने आई है। जो पेपर 11:50 पर बंटना चाहिए था उसको 10:50 पर ही बांटने के आदेश दे दिए गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि सॉल्वर गैंग को पेपर 46 मिनट पहले मिल गया। सवाल यह है कि आयोग का आदेश मानवीय भूल है या फिर साजिश है। बीपीएससी पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा खुलासा। सॉल्वर गैंग के पास 46 मिनट पहले पहुंचा पेपर। जांच की आंच हुई और तेज। आठ मई को हुए बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। रविवार को बीपीएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की मोबाइल की जांच में ये बात सामने आई है कि 11:14 पर ही वायरल प्रश्न पत्र अभियुक्तों के मोबाइल में मौजूद था, जबकि परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी थी। सवाल है कि सॉल्वर गैंग तक कैसे पहुंचे प्रश्न पत्र, किसने भेजे धंधेबाजों को पेपर, क्या आयोग के भीतर तक है गैंग की पैठ। फिलहाल दावे के साथ इन सवालों का जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन आप एक तस्वीर देख लीजिए। देखिए ये लेटर जो बीपीएससी का है। लेटर के नीचे दाहिनी तरफ लिखे इस टाइमिंग को देखिए। लिखा हुआ है सुबह के 10:50, जो एक बहुत बड़ी चूक है। कैसे, जान लीजिए। दरअसल 8 मई को दोपहर 12 बजे बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शुरू होनी थी। इस हिसाब से सुबह के 11:50 पर यानी परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले छात्रों को प्रश्न पत्र देना था, लेकिन बीपीएससी के आदेश से सुबह के 10:50 पर ही छात्रों को प्रश्न पत्र दे दिए गए। सवाल है कि छात्रों को 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र देने का आदेश देना मानवीय भूल थी या सोची समझी साजिश। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बीपीएससी के चेयरमैन आरके महाजन पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल दोनों पर निशाना साधा है। जांच में सत्ता पक्ष और विपक्ष चुप क्यों? आरके महाजन स्वास्थ्य विभाग में भी थे, हायर एजुकेशन में भी थे, टीचर्स घोटाले में भी थे, रेलवे में भी थे। किस किस नेताओं के साथ उनकी संलिप्तता है? अगर पप्पू यादव के आरोपों में सच्चाई है तो सवाल है कि क्या साजिश में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुपौल में बैंक से 46 लाख रुपयों की लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हथियार के साथ 7 आरोपियों को दरभंगा से गिरफ्तार किया है। सवा महीने बाद सुपौल बाजार में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 46 लाख की लूट कांड का पर्दाफाश हो चुका है। लूट कांड में शामिल 6 बदमाशों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट के 7,31,600 रुपए, 1 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली, 1 देसी कट्टा, 315 mm बोर की 1 जिंदा गोली बरामद हुई है। पुलिस ने लूट में शामिल बाइक और 7 मोबाइल भी जब्त किया है। इनके पास से अवैध हथियार और गोलियां कुछ जब्त हुई और चूँकि पहले से सूचना थी उन लोगों के बारे में और उसी के लिए छापेमारी की गई, तो उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना अपराध, ये बिरौल में जो लूट हुआ था बैंक लूट, उसमें स्वीकार किया और सभी अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ज्यादातर अपराधी दरभंगा जिले से बाहर के हैं। अभी भी कई लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और बड़ी खबर आ रही है पटना के दानापुर से, जहां युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया, आगजनी की है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मुआवजे की मांग की है। दरअसल 5 मई को चुनावी रंजिश में अपराधियों ने रुपेश कुमार को गोली मारी थी, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद आक्रोशित लोग भड़क गए, बवाल किया।
पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर लोगों ने पुलिस पर अपराधियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। दिन पहले 5 तारीख को रात्रि में उसको गोली मारा गया है। हम लोग आवेदन दिए थे कि मतलब कि उन लोग को यानी गिरफ्तार करिए, तो उसमें से 2 आदमी को केवल खानापूर्ति के लिए अरेस्ट किया गया। अनमेन मुद्दा जो उदय राय है और राहुल है, तो अभी भी घूम रहा है, हमको भी मारने के लिए धमकी दिया उसके, तो हम भी उसके खिलाफ कंप्लेन दिए हैं एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ और थाना में। आज तक उसको कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ, आज तक उसको हम धमकी दिया है। हम उसको चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल से उसको सजा हो, और उसको जो लड़का मुआ है तो उसको परिवार को इन्हीं को मुआवजा मिले। और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता के बेटे पर फायरिंग हुई है और बेटे समेत 4 रिश्तेदारों पर भी फायरिंग की गई। बड़ी खबर है मधुबनी से, कांग्रेस नेता के बेटे पर फायरिंग की खबर, और उनके जो 4 रिश्तेदार थे उन पर भी फायरिंग की गई है। हिमांशु कुमार के बेटे पर फायरिंग हुई है और बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं। बासोपट्टी थाने के सीरियापुर की घटना, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर कांग्रेस नेता के बेटे पर हमला हुआ है, उसके साथ 4 लोग घायल हुए हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बासोपट्टी थाने के सीरियापुर की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कटिहार में अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक शोरूम के कैशियर की हत्या कर दी। कैशियर शोरूम से पैसे निकालकर जमा करने जा रहा था, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारी और कैश लूटकर फरार हो गए। हीरो बाइक का ये शोरूम कटिहार के मुफस्सिल थाना इलाके के सिरसा चौक पर मौजूद है। इस शोरूम में कैशियर के तौर पर तैनात रजत कुमार सोमवार दोपहर को 6 लाख कैश लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे। बैंक रोड के ठीक उस पार है, इसलिए एक साथी के साथ पैदल ही निकले थे, मगर चंद कदम आगे बढ़ते ही अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर सारे पैसे लूट लिए। हम बताते चले ये हीरो होंडा शोरूम है और इससे महज चंद कदम के दूरी में ये कोटक महिंद्रा बैंक है। दोनों कैशियर और उनके साथ एक स्टाफ था, वो लगभग 6 लाख की रकम जमा करने जा रहा था और इसी दौरान गोली मारा गया है। आप देख सकते हैं खून के धब्बा अभी भी यहीं है। पुलिस टीम जांच पर पहुंची है। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा का इलाका, जो घटना हुआ ये प्रत्यक्षदर्शी है। क्या हुआ है आइए बात करें, क्या हुआ है, घटना क्या हुआ है? हम और सर कैशियर पैसा जमा करने जा रहे थे, तो अचानक 2 आदमी पीछे से आए और फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो डर से सर हम ऐसे होते हुए भाग गए और वहाँ से देखे तो सर एक आदमी था, हाफ टी शर्ट पहना हुआ था और व्हाइट रुमाल बांधा हुआ था और रेड कलर का बाइक था सर। आप लोग कौन चीज से थे? हम पैदल ही जा रहे थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। कैशियर को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जानकारी हुई कि डेथ हो गया। अभी धरपकड़ के लिए टीम निकल गई है और जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चूंकि कटिहार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का चुनावी क्षेत्र है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते ही डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन कर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कटिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो दिन दहाड़े बीच चौराहे पर किसी की भी हत्या करने से नहीं डरते। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। जातीय जनगणना के साथ अब बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर घमासान छिड़ा है। बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है, तो जेडीयू समेत दूसरे दलों की राय इस पर बिल्कुल अलग है। जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत बेकाबू। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर घमासान। जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट आई है, तब से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सियासत तेज है। जनसंख्या नियंत्रण पर तमाम दलों की राय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एनएफएचएस की रिपोर्ट कहती क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संतान उत्पत्ति की दर में कमी आई है। संतान उत्पत्ति दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गई है। बिहार में संतान उत्पत्ति दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.91 है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी को आधार बनाकर बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करती रही है और हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का खतरा बताती रही है। बीजेपी की इस मांग पर जेडीयू समेत तमाम दलों की राय अलग अलग है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों के शैक्षणिक संवर्धन, उनके स्वावलंबन और उनके विभिन्न विधाओं से निपुण करने के उपरांत पिछले 15 वर्षों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बिहार में टीएफआर दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के नजर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की रिपोर्ट्स बिहार में आ रही है, लेकिन अगर बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो मैं समझता हूं जो राज्य सरकार है और जो उसकी एजेंसियां हैं उन्हें इस दिशा में कानून के विकल्प को अपनाने के बजाय जागरूकता फैलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है, उसी तरह महंगाई नियंत्रण और बेरोजगारी नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार नियंत्रण पर क्यों चुप है? जाहिर है जनसंख्या पर जुबानी जंग के पीछे सियासत का नफा नुकसान है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जेडीयू ने पार्टी नेता अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। अनिल हेगड़े जेडीयू का एक ऐसा चेहरा जो चकाचौंध और सुर्खियों से दूर रहता है। जेडीयू ने अब इन्हीं अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई सीट पर जेडीयू ने अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया है, जिसका चुनाव 30 मई को होना है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन जी को और पार्टी का संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे सम्मान मिला है। मूल रूप से कर्नाटक के उडुप्पी के रहने वाले अनिल हेगड़े बेहद मिलनसार और सादगी पसंद नेता माने जाते हैं। अनिल हेगड़े ने जॉर्ज फर्नांडिस के सानिध्य में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जॉर्ज के बहुत करीब रहे अनिल हेगड़े तब से अब तक समता पार्टी और जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अनिल हेगड़े की सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 2012 से अब तक जेडीयू दफ्तर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं और 24 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं। अनिल हेगड़े गेट समझौते के विरोध में 5000 से भी ज्यादा दिनों तक पार्लियामेंट गेट और जंतर मंतर पर गिरफ्तारी दे चुके हैं। नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला कर उनकी ईमानदारी का इनाम दिया है, लेकिन 10 जून को होने वाली 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के कौन कौन लोग उम्मीदवार होंगे अभी ये तय नहीं है। कयास है कि आरजेडी मीसा भारती और शरद यादव को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि इसका फैसला मंगलवार को होने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में होगा। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उस बैठक के बाद क्या फैसले होते हैं वो आपके सामने रखा जाएगा। 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार होंगे इस पर सबकी नजर है, लेकिन उसके पहले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अनिल हेगड़े के नाम पर मुहर लगाकर नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव आज जनशक्ति यात्रा को लेकर गया पहुंचे। गया में तेज प्रताप यादव जनशक्ति यात्रा को लेकर पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के साथ लोगों के बीच नजर आए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर जमकर तंज कसा।
खराब चल रहा है, सरकार में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इसको इन चीजों पे उनको सुधार करना चाहिए, सत्ता में है उनको। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध की पूजा की और साथ ही बोधि वृक्ष को पानी दिया। सीएम ने भगवान बुद्ध के जीवन को सभी के लिए आदर्श बताया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। सीएम ने पार्क में मौजूद बोधि वृक्ष की पूजा के साथ बोधि वृक्ष में पानी भी डाला, साथ ही उसकी परिक्रमा भी की। सीएम नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध के जीवन को प्रेरणादायी बताया, साथ ही राज्य और देश के विकास को लेकर ज्ञान के विकास पर जोर दिया। भगवान बुद्ध की स्मृति का दिन है, तो आज तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब देखेंगे तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझेंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे, विकास में ठीक से काम करेंगे और एक एक चीज को जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए इस बात को देखना और जानते ही हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आप जानते ही न हैं कि दुनिया के कितने देशों में भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो एक खास बात है, एक खास बहुत है। शहर के बीचों बीच होने के बाद भी सुकून की तलाश में बड़ी संख्या में लोग बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार भी हर साल बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। सीएम ने 320 करोड़ की लागत से बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। वो अब तक जो पूरा काम नहीं हुआ है ना, वो हमको जरा सा खराब लगता है। पिछले 2 साल तो मान लीजिए कि बीच में कोरोना के चलते हो गया, तो वहाँ से लाने में दिक्कत हो रही थी, पत्थर वगैरह के लिए समस्या थी, लेकिन अब तो वो सब कोई समस्या है नहीं। अब तेजी से यहाँ पर का भी काम करें और आगे देखिए जोहार झारखंड।